अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग लंबे वक्फे के बाद जो है पढ़ने के लिए आगे तैयार होंगे। ये क्लासरूम का मुतबादिल तो नहीं है, लेकिन ये कि इन हालात में जो है इससे अच्छा काम जो है फ़िलहाल हो नहीं सकता। तो अब हम शुरू करते हैं सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स। सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स जो है वो फर्स्ट ईयर के मुकाबले में मुश्किल भी ज़्यादा है और लंबी भी ज़्यादा है। तो इसलिए आपको साथ साथ जो है काम करना पड़ेगा, ताकि होपफुली जो है छुट्टियों की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। तो अब हम शुरू करते हैं लेक्चर। आपको जो मसाइल आएंगे इसमें वो आप अपने अपने सब्जेक्ट टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकेंगे। उम्मीद है कि वो उसका मैकेनिज़्म भी हम थोड़े दिन में जो है वो तय कर लेंगे कि किस तरह से जो है वो सब्जेक्ट टीचर के साथ आप कोऑर्डिनेट करेंगे अपने। तो मैं तो अपनी क्लास सेकेंड ईयर ए जो है वो मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकेगी इंशाल्लाह। तो ये कि प्रॉब्लम इसमें आप जितना साथ साथ काम करेंगे उतना अच्छा हो सकता है कि आप जो है वो कोर्स बेहतर तैयार हो जाए। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा आर्टिकल वो है कूलम्स लॉ। ये इतना मुश्किल नहीं है, हमने मैट्रिक में भी एक दफ़ा पढ़ा हुआ है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो है अब हमारे सामने कूलम लॉ शुरू करने से पहले जो है प्रॉपर्टीज़ चार्जेस की जो है समराइज़ की हुई हैं। इसमें कोई ऐसी नई या ख़ास बात नहीं है, लेकिन ये फिर भी फॉर कम्प्लीटनेस से एक दफ़ा जो है हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। सबको जो है हमें पता है कि चार्जेस जो हैं, ये तो अर्ली 1900 से पता था कि जो है चार्जेस जो हैं वो होते हैं, दो तरह के होते हैं। और जो एक बुनियादी यूनिट है सबसे छोटा चार्ज का, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स से मिलिकन एल ड्रॉप एक्सेट्रा से इस्टेब्लिश हुआ था। उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे जो है वो स्क्रीन के अंदर नज़र आ रही है। वो है ये 1.6 10⁻⁻19। होपफुली ये नज़र आ गई होगी। और कह रहा है कि जितने भी चार्जेस होते हैं मैक्रोस्कोपिक बॉडी के, ये क्या मतलब, जो ऐसी बॉडीज जो कि आंख से आराम से नज़र आ जाती हैं, तो वो जो है वो इसी यूनिट का हमेशा मल्टीपल पाएगा। मतलब एक चार्ज होगा, दो होगा, 10 खरब होंगे, लेकिन इसी एक बुनियादी यूनिट का हमेशा जो है वो मल्टीपल पाए जाते हैं। और ये सब बातें जो हमने पुराने ग्रेड्स में पता ही है। लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो यूनिट जिसके साथ हम काम करेंगे चार्ज के एसआई सिस्टम में, वो कूलम है। कूलम इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। हमें पता है कि वो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका मजमुआ होता है एक कूलम जो है। तो 10⁻18 इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। हमें पता है कि ये तकरीबन 1 खरब अरब जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उनका मजमुआ जो है वो होता है। तो वो एक कूलम बनता है। कूलम क्यों यूज़ करेंगे, इसलिए कि हम थ्रू आउट एफएससी के अंदर आपको पता ही है कि कूलम इस्तेमाल कर ऐसा ही सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। इसलिए कि किसी और सिस्टम में जाने से जो है बाज़ औक़ात ना सिर्फ यूनिट्स बल्कि डायमेंशंस भी चेंज हो सकती हैं, खुसूसन इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में, जो कि प्रिवेल कर रहा है ज़्यादा सेकेंड ईयर के अंदर। अच्छा, आगे चलते अब है हमारे सामने कूलम्स लॉ। कूलम लॉ जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है, वो फ्रेंच हमारे पास एक फिजिसिस्ट था और मिलिट्री इंजीनियर था, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। उसका काम है ये, उसके काम जो है वो एम्पिरिकल काम था, यानी कि जो कुछ उसने एक्सपेरिमेंट्स किए चार्जेस के ऊपर, उन एक्सपेरिमेंट्स को जो है वो समराइज़ कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। अच्छा, और एक और भी अहम बात है कि ये जो कूलम्स लॉ जो है ये फ़िलहाल सिर्फ पॉइंट चार्जेस के पर एप्लीकेबल है। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ जो हैं उनके लिए कूलम लॉ की शक्ल जो है उसको बदलना पड़ता है, टेलर करना पड़ता है फॉर्म, लेकिन वो हमारे लिए जो बीएससी और उससे ऊपर के लेवल्स पे वो फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल हम जब जो कूलम लॉ पढ़ने जा रहे हैं ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। पॉइंट क्या चीज़ होती है, हमें पता है कि पॉइंट जो है ऐसी लाइन है जिसकी लंबाई 0 होती है। पॉइंट चार्ज है, इट इज़ यूनिफॉर्म होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। किसी डायरेक्शन से इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उसके अंदर चेंज नहीं आ जाता। अच्छा, लॉ क्या है, लॉ बड़ा सिंपल सा है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से सिमिलर है, सेम तो नहीं लेकिन सिमिलर है। इसको याद करना इसलिए आसान है। अब देखें क्या कहता है ये, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स
the magnitude of force between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the distance between them. ये चीज़ जो है ये हमने अच्छा, तो कूलम लॉ के पर आगे चलते हैं। ये जो है हमारे पास है कि दो चार्जेज हैं, अगर Q1 Q2 और उनके दरम्यान में r डिस्टेंस, जैसे कि आप देखो फिगर में नज़र आ रहा है, तो उनके दरम्यान जो फोर्स है इट टर्न्स आउट टू बी k Q1 Q2 by r स्क्वायर। Q1 Q2 क्या चीज़ है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और नीचे जो r क्या चीज़ है, इनके दरम्यान जो फासला है उसका स्क्वायर। यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास है k विच इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसकी वैल्यू जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, बल्कि रादर इट इज़ अ मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट। मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट का मतलब है कि मीडियम टू मीडियम वेरी करता है। SI सिस्टम में जो है इसकी वैल्यू इट इज़ 9 to 10 to the 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन ये कि दिस वेरीज फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, ये वैल्यू ऑब्वियसली वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर काम करेगी। एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो मीडियम डिपेंडेंस की वो कहाँ से आती है, इट कम्स फ्रॉम दिस रिलेशन k is equal to 1/4 pi epsilon naught। एप्सिलॉन नॉट का इज परमिटिविटी ऑफ एयर, और इसकी वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे हमने दिखाई हुई है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखो फिगर में जो है दिखाया हुआ है कि अगर जो है चार्जेस वो अगर लाइक चार्जेस हैं, अगर द चार्जेस आर लाइक चार्जेस then they repel each other, and if the charges are unlike then they are attracting each other, but the magnitude of attraction or repulsion is same। ये मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है k Q1 Q2 by r स्क्वायर। अच्छा, तो बस ये तो सिंपल वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो कुछ हमने पीछे देखा था वो तो मैग्नीट्यूड देख रहे थे, उसकी स्केलर वैल्यू देख रहे थे। जब फोर्स को वेक्टोरियली जो है वो दिखाएंगे या डिफाइन करेंगे तो जो है वो उसकी शक्ल क्या हो जाएगी, उसकी वेक्टर फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। उसमें जो है आपके पास हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर r12। r12 कैसा वेक्टर है, जिस ऐसा वेक्टर जो कि दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के हमेशा पैरेलल होता है, और इस वक्त हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि टू बी पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टूवर्ड्स Q2, Q1 से Q2 की तरफ इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। और इसकी वैल्यू जो है अब ये पूरा वेक्टर जो है क्या बन जाएगा, इसके साथ ये बन जाएगा k Q1 Q2 by r स्क्वायर, उसके साथ में यूनिट वेक्टर r12। तो ये क्या चीज़ डिपेक्ट कर रहा है, फोर्स F21 विच इज़ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज Q2 प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज Q1 और एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q1। Q2 चार्ज पे Q1 चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है इट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर F21। अच्छा, इसी तरह से अगर आप उल्टा करके देखें तो Q1 चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है Q2 चार्ज की वजह से, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है -k Q1 Q2 by r स्क्वायर। r21 अब यार यूनिट वेक्टर उलट जाएगा, इसलिए कि अब Q1 के ऊपर फोर्स देख रहे हैं ड्यू टू Q2। ऑब्वियसली माइनस का साइन आ रहा है, इसलिए कि r12 और r21 जो है वो इक्वल और ऑपोजिट है। ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड तो वेक्टर का सेम रहता है, लेकिन ये कि डायरेक्शन 100% ऑपोजिट हो जाती है, इसलिए कि Q1 Q2 इज मियरली अ सिंगल लाइन। तो ऑब्वियसली एक तरफ से दूसरी तरफ Q1 से Q2 एक वेक्टर पॉइंट कर रहा है और Q2 से Q1 दूसरा वेक्टर पॉइंट कर रहा है। तो ये रिलेशन है हमारे पास जो कि दोनों फोर्सेस को रिलेट कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड जो है F21 और F12 का बराबर है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं, रादर इट इज़ ऑपोजिट। अगर अभी यहाँ पे एक लम्हे को रुक के देखें तो ये जो फोर्स है कूलम फोर्स, इट इज़ सीमिंगली पैरेलल टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे उसका पैरेलल नज़र आ रहा है। तो मुझे तीनों खूबियाँ जो कि न्यूटन थर्ड लॉ में होनी चाहिए,
यानी कि फोर्सेस ऑफ एक्शन और रिएक्शन जो उनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, और दे शुड बी एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज़। तो एक फोर्स F21 जो है वो Q2 एक्सपीरियंस कर रहा है, F12 या दूसरी ऑपोजिट फोर्स जो है ये F12 ये एक्सपीरियंस कर रहा है Q1 चार्ज। ये तो दोनों अलग अलग चार्जेस फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो दिस बिकम्स अ कैंडिडेट कि आप जो है कूलम लॉ को कंपेयर कर सकते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, कि कंसिस्टेंट है। कूलम लॉ में भी वही तीनों खूबियाँ पाई जाती हैं जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पाई जाती हैं। अच्छा जी, अब हम ये मुख्तसर से आर्टिकल के आगे चलते हैं। अब इसमें जो नई बात है जो खुसूसन सेकेंड ईयर से मुताल्लिक है, वो क्या है कि अगर चार्जेस को, ये जो हमने पीछे एक्सप्रेशन पढ़ा ये था चार्जेस के बारे में, अगर जो है उनके दरमियान में एयर या वैक्यूम है, लेकिन अगर चार्जेस जो हैं उनको हम एनक्लोज कर देंगे किसी मटीरियल मीडियम में, तो आप देखें कि अगर फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, और वो उसके अंदर आप देख रहे हैं कि नई टर्म का इजाफा क्या हो रहा है, एप्सिलॉन आर, विच इज़ नोन एज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब ऑब्वियसली रिलेटिव परमिटिविटी क्या करती है, इस फिनोमेना का ओरिजिन हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन जो है अच्छा यूजुअली मीडियम्स क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स को डाइल्यूट कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी इट इज़ अ नंबर विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो डिनोमिनेटर में आने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारे पास, वो फोर्स ऑब्वियसली कमज़ोर हो जाएगी, गिर जाएगी। तो यहाँ से इस फोर्स के एक्सप्रेशन को जिसमें रिलेटिव परमिटिविटी आ रही है और जो प्रीवियस था जिसमें ये नहीं थी, इन दोनों की रेशो लें तो हमारे पास जो है वो आराम से रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन आ सकती है कि obviously it is the force in between charges when they are in vacuum to force between charges when they are in some medium, क्योंकि मीडियम में फोर्स हमेशा कम होती है एज कम्पेयर टू फोर्स इन वैक्यूम, लिहाजा रिलेटिव परमिटिविटी इट इज़ अ नंबर विच इज़ ऑब्वियसली ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो कुल परमिटिविटी जो है इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगी, it would become a product of the permittivity of free space and relative permittivity of the medium। कुल permittivity इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। जो भी यूनिट है परमिटिविटी के, वो यूनिट जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। जो relative permittivity है ये सिर्फ इट इज़ ओनली अ नंबर बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस, लिहाजा इट इज़ ओनली अ नंबर। मिसाल के तौर पे हमारे पास परमिटिविटी है पानी की विच इज़ एग्जैक्टली स्पीकिंग 78.5, लेकिन इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं 80 को। दिस वैल्यू इज लिस्टेड इन टेबल 11.1 ऑफ द बुक। तो ये पानी की जो है वो गैर मामूली बड़ी हमारे पास परमिटिविटी है। इसका क्या मतलब है कि पानी के अंदर चार्जेस के दरमियान फोर्सेस को डाइल्यूट करने की, कमज़ोर करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। तो क्या मतलब हुआ इसका, इस प्रॉपर्टी से को इस्तेमाल करते हैं, हम कर सकते हैं। क्यों, पानी को जो उससे कपड़े जो धोते हैं, कोई और चीज़ जो धोते हैं, तो कोई भी चीज़ डर्ट है वो हमारे फैब्रिक से किस तरह से चिपकी होती है, इसी इलेक्ट्रिक या कूलम फोर्स की वजह से। जब ये कूलम फोर्स 80 टाइम डाइल्यूट हो जाती है तब आपका रिंस करने पे कपड़ों से या बर्तनों से गर्द अलग होना जो है आसान हो जाता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी की ये अहमियत है। आमतौर पे मीडियम्स की इतनी बड़ी परमिटिविटी नहीं होती जितनी पानी की है, लेकिन ये कि दिस इज़ अ डबल एज सोल्ड। अगर पानी के अंदर आप कोई चीज़ ऐसी डालेंगे जैसे लोहा है या कोई और चीज़ है, तो वो इस पर क्रोजन का भी जो है कॉज होता है। ज़ाहिर है कि ये तमीज़ नहीं करती फोर्स के, या अपने गर्द और फैब्रिक के दरमियान ही फोर्स कमज़ोर करनी है। फैब्रिक भी अगर आप बार बार धोएंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है फोर्स भी कमज़ोर हो जाएगी, लिहाजा फैब्रिक के वेयर एंड टियर जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। तो बहरहाल, तो दिस इज़ रोल ऑफ परमिटिविटी in determination of charge between force between two charges। तकरीबन आखिर में जो है वो हमारे पास ये चीज़ है, इसकी हमें समझने की ज़रूरत है वैन डी ग्राफ जनरेटर की। बात है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में इट इज़ 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर। तो इतनी ताकतवर फोर्स होने की वजह से
जैसे हम मिट्टी का ढेर लगा सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कमज़ोर होने की वजह से, वैसे हम जो चार्ज का ढेर नहीं लगा सकते। चार्ज को जो है वो इकट्ठा करना, उसके लिए आपको गैर मामूली मेहनत और वर्क करने की ज़रूरत होती है। तब आपके सामने यहाँ पे वैन डी ग्राफ साहब ने एक जनरेटर बनाया था 1930s में, जो कि इस वक्त मौजूद है थिएटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बॉस्टन म्यूजियम ऑफ साइंस में। तो ये इसने ह्यूज साइज़ का जनरेटर जो है ये पुल करता है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह, और चार्ज को इस तरह से जमा करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस ये जनरेटर क्रिएट कर सकता है, और मिलियंस ऑफ वोल्ट, लाखों वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन आप देख रहे हैं कितनी ह्यूज डिवाइस जो है वो चार्जेस को जमा करने के लिए जो है वो बनानी पड़ती है। इसलिए कि चार्जेस में रिपल्शन होती है, एक जगह पे चार्ज को जमा करना इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। इससे इस वजह से चार्ज इकट्ठा करना भी मुश्किल काम है। लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि खातून जो है, इसी तरह की पिक्चर हमारे पास बुक में भी है कि उन्होंने वैन डी ग्राफ जनरेटर, एक छोटा वैन डी ग्राफ जनरेटर है, उसकी सरफेस को हाथ लगाया हुआ है, तो वो चार्ज जो है क्योंकि वहाँ से पूरी बॉडी में मुंतकिल हुआ है, बालों तक पहुँचा है। बाल जो हैं क्योंकि उनका वज़न कम है, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा ताकतवर है, लिहाजा बाल रिपल्सन की वजह से जो है वो इस हालत में खड़े हो गए, एक दूसरे से अलग अलग हो गए। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर जैसी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इस वजह से कि चार्ज जो है हमारे पास वो गैर मामूली ताकत, उसको दरमियान ताकतवर कूल रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, उन फोर्सेस की वजह से किसी जगह चार्ज को जमा करना जो है वो बहुत मुश्किल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर था, पहला आर्टिकल हमने किया है। इस आर्टिकल से पर्टेनिंग जो है ये थोड़े से सवाल हैं। एमसीक्यू है एक जो कि कूलम लॉ से रिलेटेड है, आसान सा एमसीक्यू है। आप देखेंगे कि आपने एक बार दोस्त ने सिचुएशन दी हुई है कि एक चार्ज को दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है, तो इन चार्जेस के दरमियान जो है फोर्स निकालने के लिए तीनों दफ़ा आप कैलकुलेट कर लें और देखेंगे कौन सी फोर्स जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर हो रही है। इसी तरह से क्वेश्चन 1 जो है पेज 55 पे, ये कूलम लॉ से मुतालिक है। तो कूलम लॉ पे जो है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो इस किस्म का सवाल आएगा, तो इसको जो है आप किसी जगह नीट कॉपी के ऊपर नोट करते जाएं इन सवालों को। प्रॉब्लम्स जो हैं हम पहले तीन जो कि पेज 57 58 पे मौजूद हैं, ये तीन प्रॉब्लम अटेम्प्ट हो सकते हैं। प्रॉब्लम जो है आप हद्दुल इम्कान खुद करने की कोशिश करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये वो चीज़ है जो कि इस वक्त जो है वो आपको जो है बूस्ट करेगी फ़िज़िक्स को। तो ये मैंने नीचे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, कुछ ही अरसे में इंशाल्लाह हम कम्युनिकेट करने के भी काबिल हो जाएंगे ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए। तो आपके मसले भी देख सकेंगे और जो सही सोल्यूशन है उसको शेयर भी कर सकेंगे। तो ये वाला काम जो है आप उम्मीद है करके रखेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जो है हम अगले लेक्चर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ जो है इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।